हरिओम। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज का अध्ययन हम लोग करेंगे। सन 1774 ईस्वी में जब बुर्बो वंश का 16वां शासक लुई 16वां जिस समय गद्दी पर बैठा, उस समय 1774 था और उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा, उस समय फ्रांस की वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उस समय लंबे समय से जो युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच, इसमें वित्तीय सहयोग करने के कारण इनकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। इतना ही नहीं, फ्रांस में असंतोष को बढ़ाने में लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटोइनेट का योगदान सबसे अधिक था। वर्साय के विशाल महल का खर्च, राज दरबार की शान शौकत का खर्च, महारानी की फिजूल खर्ची, ये सभी अलग से फ्रांस के ऊपर बोझ होता जा रहा था। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुआ, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे से अधिक का बोझ हो गया, कर्ज हो गया। और जिस समय वह शासक बना, उससे पूर्व 2 अरब लिब्रे का बोझ था। कुल मिलाकर 12 अरब लिब्रे का बोझ इनके ऊपर पड़ गया। अब सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। दिनानुदिन उनका कर्ज बढ़ता जा रहा था। सेना का भरपाई करना, युद्ध के नियमित खर्च, राज दरबार की शान शौकत, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, ये सभी का संचालन करना कोई आम बात नहीं थी। उस समय यह सब जनता के दिए गए पैसे से ही संपन्न हो रहा था, चलायमान हो रहा था। फ्रांसीसी समाज उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में चर्च में रहने वाले जो पादरी लोग थे वे आते हैं। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग, राजशाही परिवार के व्यक्ति आते हैं। और तृतीय एस्टेट के अंतर्गत पूंजीपति, नौकर, वकील, खेतिहर किसान, काश्तकार, भूमिहीन, डॉक्टर, नर्स, काश्तकार, ये सभी तृतीय एस्टेट के अंतर्गत आते हैं। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को या आप चित्र के माध्यम से किताब में देख सकते हैं, प्रदर्शित करता है कि पूरी आबादी में करीब 90% किसान थे, किंतु किसानों के पास जमीन न के बराबर थी। लगभग 60% जमीन चर्च के अधीन था, कुलीन के अधीन था। उस पर केवल और केवल अमीरों का ही अधिकार था। 18वीं सदी में फ्रांस मुख्यतः 2 वर्गों में ही था। आप देखेंगे कि पादरी और कुलीन वर्ग, इन दोनों व्यक्ति को विशेषाधिकार था। इनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जबकि तृतीय एस्टेट के जितने भी लोग थे, उनको 2 प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, एक टाइद और दूसरा टाइल। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा लेता है, जिसे हम टाइद बोलते हैं, धार्मिक कर बोलते हैं। और दूसरा टाइल था, जो कि प्रत्यक्ष रूप से सरकार कर लेने का काम करती थी। ये और भी बहुत सारे
जो टैक्स है वो सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। जैसे कोई वस्तु क्रय करते हैं तो उस पर वस्तु पर ही अंकित होता है सभी टैक्स सहित या ऑल टैक्सेज इंक्लूडेड। आप देखते हैं उस समय जीने के लिए वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे। सन 1715 ईस्वी में आप फ्रांस के जनसंख्या का गणना करें तो 2.3 करोड़ थी और 1789 में यह बढ़कर 2.8 करोड़ को पार कर गया। परिणाम स्वरूप अनाज की काफ़ी मांग हो गई। अधिकांश लोग, जो वहाँ का मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ पाव रोटी था, उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई। अधिकतर लोग कामगार कारखाना में ही मजदूरी करते थे। कारखाना में मजदूरी तो करते थे लेकिन उनके काम करने का जो समय था वह लिमिट नहीं था। अमीर और गरीब के बीच काफ़ी गहरी चौड़ी खाई देखने को मिलती है, जिसके कारण गरीबों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ जीविका संकट को यह प्रदर्शित करता है। आप देखते हैं पैसे मजदूरी के तौर पर तो बहुत कम मिलते थे, खाद्यान्न का काफ़ी अभाव देखने को मिलता था। यहाँ फ्रांस में पहले भी कर बढ़ाने को लेकर हंगामा हो चुका था, लेकिन यह इस प्रकार का हंगामा या क्रांति नहीं हुई थी। फ्रांस में अकाल के समय, बाढ़ के समय, ओलावृष्टि के समय भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। आप देखते हैं कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का जन्म होता है जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। किसी भी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग ही सामने आता है। जो अमीर होते हैं उनको उस अकाल या क्रांति का प्रभाव ही उसके ऊपर नहीं पड़ता है। जो निचले तबके के लोग हैं वे घुट घुट करके जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस क्रांति को आगे बढ़ाने में मध्यम वर्ग का ही हाथ होता है। उस समय मध्यम वर्ग ने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी रेशमी वस्त्र के उत्पादन पर काफ़ी बल दिया था। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समृद्ध लोग उसे क्रय कर लेते थे। यहाँ बहुत सारे तीसरे ए स्टेट के लोग, सौदागर, निर्माता के अलावा प्रशासनिक सेवा जैसे वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे, जो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही उसको विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। इसी समान अवसर की परिकल्पना पर जॉन लॉक और जियां जैक रूसो जैसे दार्शनिक ने अपनी प्रस्तुति देने का काम किया है। अपने एक पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, जिनका पूरा नाम जॉन लॉक है, राजा के
दैवी तथा निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करने का काम किया है। उसमें रूसों के सामाजिक समझौते के आधार पर तत्कालीन विश्व के बहुत सारे देशों ने अपने नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का घोषणा करने का काम किया है। एक समाज सुधारक जिसका नाम आप जानते होंगे, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉस नामक पुस्तक की रचना किया और उसमें सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन करने का काम किया है। और इसी पर आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को स्वतंत्र कर लिया और वहाँ पर अपनी सरकार का निर्माण किया। यहाँ नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता के अधिकारों की घोषणा किया। दार्शनिकों के विचारों को साधारण जनता तक पहुंचाने में पुस्तक, समाचार पत्र, गोष्ठी, साधारण सार्वजनिक जगहों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। पुस्तक एवं अखबारों के बीच लोगों को जोर जोर से पढ़ करके समझाया जाता था, सुनाया जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उसे पढ़ सके, समझ सके। उसी समय लुई सोलामा के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए पुनः कर लगाने की खबर फैलता है, जिसके कारण विशेषाधिकार वर्ग तो खुश था, परंतु जो तृतीय स्टेट में जो लोग थे उनके बीच काफ़ी गुस्सा फूट जाता है।